डियर स्टूडेंट, सॉइल मैकेनिक्स की वीडियो सीरीज़ में आज हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के पार्ट 1 में हम निम्नलिखित टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक हैं डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द सॉइल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, बेसिस ऑफ द सॉइल फ्रैक्शन, सीब एनालिसिस, ग्रेडेशन ऑफ सॉइल and Atterberg limits. इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। किसी भी सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके इंजीनियरिंग बिहेवियर और ग्रेडेशन के आधार पर किए जाने वाले क्लासिफिकेशन को प्रभावित करती हों, इंडेक्स प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। किसी भी सॉइल का इंडेक्स प्रॉपर्टीज उसके इंजीनियरिंग बिहेवियर को प्रभावित करती हैं, इसलिए इंजीनियरिंग बिहेवियर को निम्नलिखित पैरामीटर पर मेजर किया जा सकता है। ये पैरामीटर्स हो सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉइलिंग एंड श्रिंकेज ऑफ सॉइल, और चौथा होता है सेटलमेंट ऑफ सॉइल। और दूसरे तरफ सॉइल का ग्रेडेशन के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ए है वेल ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड सॉइल या पुअरली ग्रेडेड सॉइल। चूँकि जो सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल की क्लासिफिकेशन पर बेस्ड होती हैं, तो सॉइल क्लासिफिकेशन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक होती है फाइन ग्रेन सॉइल और दूसरी होती है कोर्स ग्रेन सॉइल। यदि हमारी फाइन ग्रेन सॉइल हो जिसमें जनरली सिल्ट और क्ले होती हैं, इनकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं एटरबर्ग लिमिट्स एंड कंसिस्टेंसी। दूसरी केस की सॉइल होती हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। इनकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज हो सकती हैं पार्टिकल साइज, जिसे हम ग्रेन साइज भी कहते हैं, दूसरा रिलेटिव डेंसिटी, तीसरा ग्रेन शेप या पार्टिकल शेप। अब किसी भी सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज इसकी स्ट्रेंथ या इंजीनियरिंग बिहेवियर को कैसे प्रभावित करती हैं, इसको समझते हैं। मान लीजिए फाइन ग्रेन सॉइल में बेसिकली क्ले और सिल्ट आती हैं। अब इसमें हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज एटरबर्ग लिमिट और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डिग्री ऑफ फर्मनेस विद रिस्पेक्ट टू मॉइस्चर अवेलेबल इन द सॉइल मास, या दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं ईज टू डिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू मॉइस्चर अवेलेबल इन द सॉइल मास। किसी भी सॉइल मास में जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसके आधार पर सॉइल को कितनी आसानी से डिफॉर्म किया जा सकता है उसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। या दूसरे नंबर पे है कंसिस्टेंसी मॉइस्चर कंटेंट के आधार पर किसी भी सॉइल की फर्मनेस या कड़ेपन को रिप्रेजेंट करती है। अब यदि किसी भी सॉइल की फर्मनेस या डिग्री ऑफ फर्मनेस ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा हार्ड सॉइल है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ लोड और लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन चूंकि हार्ड सॉइल है, इसका मतलब ये है कि उसमें किसी भी मॉइस्चर कंटेंट कम अवेलेबल है या वाटर उसमें कम है, तो इस वजह से उसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज भी क्या होगी, कम होगी। और स्वेलिंग और श्रिंकेज कम है, सॉइल हार्ड है, तो इस केस में सेटलमेंट ऑफ सॉइल अंडर द लोड भी क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन यदि हम सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाते जाएंगे तो सॉइल कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब उसकी डिग्री ऑफ फर्मनेस कम होती जाएगी। अब सॉफ्ट सॉइल के केस में जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो उस केस में सॉइल की स्ट्रेंथ और लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन हमने चूंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा दिया है क्ले सॉइल में, फाइन ग्रेन सॉइल के केस में, तो इसकी स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही जब इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो यह सडनली श्रिंक होना स्टार्ट कर देगी। चूँकि ये सॉइल सॉफ्ट हो चुकी है और जब इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो उस लोड के कारण इसमें इजीली सेटलमेंट हो जाएगा। दूसरी नेचर की सॉइल होती है कोर्स ग्रेन सॉइल। इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैं पार्टिकल शेप, पार्टिकल साइज और रिलेटिव डेंसिटी। अब समझते हैं कि ये कैसे सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। ग्रेन शेप, किसी भी पार्टिकल्स के ग्रेन का शेप हो सकता है राउंडेड, एंगुलर और फ्लैकी। यदि किसी भी पार्टिकल्स का शेप एंगुलर नेचर का हो सकता है तो इस सॉइल को
मैक्सिमम कॉम्पैक्शन किया जा सकता है। मतलब यदि एंगुलर पार्टिकल्स हैं और उसका कम्प्लीटली कॉम्पैक्शन कर दिया जाए सॉइल का, तो उस केस में सॉइल के बीच में मिनिमम वॉइड स्पेस रहते हैं। मिनिमम वॉइड स्पेस का मतलब होता है कि उस सॉइल की पोरोसिटी और वॉइड रेशियो कम है, जो रिप्रेजेंट करता है कि सॉइल डेंस स्टेट में है। और यदि सॉइल डेंस स्टेट में होती है या कॉम्पैक्टेड सॉइल होती है, तो उसकी स्ट्रेंथ और लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, साथ ही उसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज कम होगा, और लोड लगाने पर उसमें सेटलमेंट बिल्कुल नहीं होगा या नेग्लिजिबल सेटलमेंट होगा। दूसरा केस होता है पार्टिकल का राउंडेड शेप। राउंडेड शेप या पार्टिकल्स की जो सॉइल होती है, उसके कॉम्पैक्शन के बाद भी ज़्यादा वॉइड स्पेस रह जाता है। मतलब मोर वॉइड स्पेस रहता है राउंडेड केस की सॉइल में, जिस कारण से इसकी पोरोसिटी और वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा। यदि किसी भी सॉइल का पोरोसिटी और वॉइड रेशियो ज़्यादा होता है, तो यह रिप्रेजेंट करता है कि वह सॉइल लूज कंडीशन में है। और लूज सॉइल के केस में स्ट्रेंथ और लोड बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। साथ ही जब इस पर लोड अप्लाई किया जाता है, तो राउंडेड पार्टिकल्स के केस में उसमें वाइड स्पेस ज़्यादा हैं। इस वजह से उन पार्टिकल्स में रीएडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, और पार्टिकल्स का रीएडजस्टमेंट होने के कारण सॉइल में सेटलमेंट हो जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इसका रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली किसी भी कोहेजनलेस सॉइल, जनरली ये होती हैं सैंड और ग्रेवल, इनकी लूजनेस या डेंसनेस को रिप्रेजेंट करती है। यदि किसी भी सॉइल की रिलेटिव इंडेक्स हायर होता है, तो यह रिप्रेजेंट करता है कि वो सॉइल डेंसेस्ट स्टेट में है। और यदि सॉइल डेंसेस्ट स्टेट में होती है, तो उनमें मिनिमम वॉइड स्पेस होता है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ, लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। साथ ही जब उस पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया जाएगा, तो उसमें मिनिमम सेटलमेंट होगा। ओके। दूसरा केस हो सकता है कि यदि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल मिनिमम होती है या रिलेटिव इंडेक्स ऑफ सॉइल क्या होता है, कम होता है, तो यह रिप्रेजेंट करता है कि सॉइल में मैक्सिमम वॉइड्स हैं, यानी सॉइल लूजेस्ट स्टेट में है। इस केस में सॉइल की स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। और जैसे ही इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड लगाया जाएगा, तो पार्टिकल रीएडजस्ट होंगे, जिस वजह से उसमें सेटलमेंट ऑकर होगा। ग्रेन शेप या पार्टिकल शेप, जनरली कोहेजनलेस सॉइल के केस में या कोर्स ग्रेन सॉइल के केस में पार्टिकल्स का शेप हम स्फीयर एज्यूम करते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में सॉइल के पार्टिकल्स परफेक्टली राउंडेड नहीं होते हैं, इसलिए इसकी राउंडनेस को मेजर स्फीयरसिटी के फॉर्म में किया जाता है। स्फीयरसिटी का मतलब होता है, यह बेसिकली रेशियो होता है डाया ऑफ इक्विवेलेंट स्फेरिकल पार्टिकल्स, और एल क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे हम यह समझते हैं कि डाया ऑफ इक्विवेलेंट स्फेरिकल पार्टिकल क्या है। चूँकि हमें पता है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में किसी भी सॉइल के पार्टिकल परफेक्टली राउंडेड नहीं होते हैं, तो हम मान लिया कि किसी भी सॉइल के पार्टिकल्स का वॉल्यूम क्या है, भी है। अब जब उसका वॉल्यूम भी है, तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं सिमिलर वॉल्यूम का स्फेरिकल पार्टिकल्स। तो भी बराबर कर दीजिए 4/3 पाई आर क्यू। आर क्या है, रेडियस ऑफ एज्यूम्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स, और आर बराबर क्या हो जाएगा, d/2, या डाया ऑफ एज्यूम्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स, जिसको हम डाया ऑफ इक्विवेलेंट स्फेरिकल पार्टिकल्स भी कहते हैं। इस बेसिस पे हम क्या निकाल लेंगे, डाया ऑफ इक्विवेलेंट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, 6v/पाई होल टू दी पावर 1/3। जब हमने डाया ऑफ इक्विवेलेंट पार्टिकल्स निकाल लिया, तो डी और एल का रेशियो निकालेंगे, जहाँ पे एल क्या है, मैक्सिमम डायमेंशंस या मैक्सिमम लेंथ ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो स्फेयरसिटी बेसिकली क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डाया ऑफ इक्विवेलेंट स्फेरिकल पार्टिकल्स एंड लेंथ ऑफ पार्टिकल्स। जब हम इसका रेशियो निकालते हैं, तो इसके दो केस हो सकते हैं। यदि स्फेरिसिटी किसी भी सॉइल की 1 होती है, तो यह रिप्रेजेंट करती है कि उस सॉइल के पार्टिकल्स परफेक्टली राउंडेड हैं। यदि स्फेरिसिटी इज़ लेस देन 1, तो इसका मतलब है कि उस सॉइल के पार्टिकल्स अदर देन राउंडेड हैं। मतलब या तो वो एंगुलर नेचर के हो सकते हैं या फ्लैकी नेचर के हो सकते हैं। ओके।
अब ग्रेन शेप के आधार पर निम्नलिखित की पॉइंट्स हो सकते हैं। यदि ग्रेन शेप हाई एंगुलरिटी को शो करता है तो इसका मतलब होता है उस सॉइल की शियर स्ट्रेंथ हायर होगी। दूसरा होता है को सैंड और ग्रेवल के केस में जो पार्टिकल्स का नेचर होता है वो बल्की नेचर का होता है, और क्ले के केस में जो पार्टिकल्स के ग्रेन्स होते हैं वो फ्लैकी शेप में होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि क्ले का एक मिनरल होता है कायोलाइनाइट, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लैकी या निडल शेप के होते हैं। ग्रेन साइज एनालिसिस। ग्रेन साइज एनालिसिस बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस होती है जिसमें पार्टिकल्स की साइज के आधार पर सॉइल्स को डिफरेंट सॉइल फ्रैक्शंस में क्लासिफाई करते हैं। ग्रेन साइज एनालिसिस को हम मैकेनिकल या पार्टिकल साइज एनालिसिस भी कहते हैं। अब किसी भी सॉइल को पार्टिकल साइज के आधार पर निम्नलिखित सॉइल फ्रैक्शंस में क्लासिफाई किया जा सकता है। ये हो सकते हैं क्ले फ्रैक्शंस, सिल्ट फ्रैक्शंस, सैंड फ्रैक्शन, ग्रेवल फ्रैक्शन, कोबल फ्रैक्शन और बोल्डर। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार यदि किसी भी सॉइल के पार्टिकल्स की साइज 2 माइक्रोन या 0.002 mm से छोटे होते हैं तो वो सॉइल क्ले फ्रैक्शन के अंतर्गत आती है। यदि किसी भी सॉइल के पार्टिकल्स की साइज 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में होती है तो वह सिल्ट होती है, या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यदि किसी भी सॉइल की साइज 0.002 mm से 0.075 mm के बीच में होती है तो वह सॉइल सिल्ट कहलाएगी। यदि किसी सॉइल में पार्टिकल्स की रेंज 0.075 mm से 4.75 mm के बीच में होगी तो वह सैंड कहलाती है। सैंड की 3 कैटेगरीज होती हैं, फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड। फाइन सैंड में पार्टिकल साइज की रेंज होती है 0.075 mm से 0.425 mm या 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन के बीच में। दूसरी होती है मीडियम सैंड, इसमें पार्टिकल साइज की रेंज होती है 425 माइक्रोन से 2 mm के बीच में। और लास्ट वन होता है कोर्स सैंड, इसमें पार्टिकल साइज की रेंज होती है 2 mm से 4.75 mm। ग्रेवल के केस में पार्टिकल साइज रेंज होती है 4.75 mm से 20 mm। इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, फाइन ग्रेवल और दूसरा होता है कोर्स ग्रेवल। फाइन ग्रेवल के केस में पार्टिकल्स की साइज होती है 4.75 mm से 20 mm। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, इसको करेक्ट कर लीजिए। फाइन ग्रेवल में पार्टिकल्स की साइज होती है 4.75 mm से 20 mm और कोर्स ग्रेवल होती है 20 mm से 80 mm। ठीक है। अब ऐसी सॉइल जिसमें पार्टिकल्स की साइज 80 mm से 300 mm के बीच में होती है वो कोबल कहलाती है, और बोल्डर के केस में ऐसे सभी सॉइल पार्टिकल्स जिनकी साइज 300 mm से ज़्यादा होती है वो बोल्डर कहलाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 0.075 या 75 माइक्रोन से जो सॉइल छोटी होती हैं या जिनके पार्टिकल्स की साइज लेस होती है 75 माइक्रोन से वो फाइन ग्रेन सॉइल कहलाते हैं, और 75 माइक्रोन से ज़्यादा साइज होती है जिन सॉइल्स की वो कहलाती हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। इसको हम डिटेल में समझते हैं। यदि किसी सॉइल सैंपल में उसके 50% से ज़्यादा पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेट 75 माइक्रोन से छोटे होते हैं तो उन्हें हम फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं। इसमें होती है सिल्ट और क्ले। यदि किसी भी सॉइल में 50% से ज़्यादा पार्टिकल 75 माइक्रोन से या 0.075 mm से बड़े होते हैं तो उसको हम कोर्स ग्रेन सॉइल कहते हैं। इसमें हो सकता है सैंड, ग्रेवल, कोबल और बोल्डर। किसी भी पार्टिकल्स की का ग्रेन साइज एनालिसिस सीब एनालिसिस के थ्रू किया जाता है। सीब एनालिसिस के 2 प्रकार की होती है, यह कोर्स सीब एनालिसिस और फाइन सीब एनालिसिस। कोर्स सीब एनालिसिस जनरली ग्रेवल के केस में की जाती है और फाइन सीब एनालिसिस सैंड के केस में यूजफुल है। ओके। अब जो कोर्स सीब एनालिसिस है इसमें 4 प्रकार की छन्नी में सीब का उपयोग किया जाता है।
इनकी साइज हो सकती है 80 mm, 20 mm, 10 mm एंड 4.75 mm। लेकिन फाइन सीब एनालिसिस में 7 प्रकार की सीब होती हैं जिनकी साइज है 2 mm, 1 mm, 600 mm, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। जनरली जो कोर्स सीब एनालिसिस है वो हमेशा उसका ड्राई एनालिसिस किया जाएगा, लेकिन जो फाइन सीब एनालिसिस है उसका 2 प्रकार से एनालिसिस किया जा सकता है। एक होता है ड्राई एनालिसिस, दूसरा होता है वेट एनालिसिस। यदि हमें सॉइल को देखकर ये पता चल रहा है कि सॉइल परफेक्टली नॉन कोहेसिव सॉइल है, मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोहेसिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस प्रकार की सॉइल का एनालिसिस ड्राई एनालिसिस या ड्राई सीब एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन यदि उन पार्टिकल्स के बीच में कोहेजन प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक बड़े पार्टिकल्स को बना रहे हों, तो इस केस में सीब एनालिसिस बैट एनालिसिस के थ्रू किया जाता है। यहाँ पर बैट एनालिसिस का मतलब होता है कि एक हम बकेट लेंगे, बकेट के ऊपर 75 माइक्रोन की एक सीब रखेंगे, उसमें सॉइल सैंपल को रखा जाएगा और सॉइल सैंपल को पानी के द्वारा वाश करते हैं। तो जो पार्टिकल 75 माइक्रोन से बड़े होते हैं वो सीब पर रिटेंड हो जाते हैं, और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के साथ घुलकर नीचे बकेट में कलेक्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेट सीब एनालिसिस ऑफ सॉइल। सीब एनालिसिस के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि कोई भी सॉइल फाइन ग्रेन सॉइल होगी या कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। यदि 75% से ज़्यादा हिस्सा 75 माइक्रोन से पास हो 50% से ज़्यादा हिस्सा 75 माइक्रोन की सीप से पास हो जाता है तो वो फाइन ग्रेन सॉइल होगी, ठीक है। लेकिन 50% से ज़्यादा हिस्सा सॉइल सैंपल का 75 माइक्रोन की सीप पर रुक जाता है तो वो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है। लेकिन अब हमें एक प्रॉब्लम है कि कोर्स ग्रेन सॉइल में कौन सी सॉइल होगी, सैंड होगी या ग्रेवल होगी। जनरली हम 2 ही सॉइल के लिए ज़्यादा सीरियस रहते हैं कि मतलब वो कोर्स ग्रेन सॉइल तो है, लेकिन हम यह कैसे डिसाइड करेंगे कि वो कोर्स ग्रेन सॉइल में भी सैंड है या ग्रेवल है। तो यदि ग्रेवल को डिसाइड करना हो तो हम बेस सीव लेंगे 4.75 mm। क्या क्या लेंगे? 4.75 mm की सीव लेंगे और इससे सॉइल सैंपल को छानेंगे। यदि 50% से ज़्यादा वेट सॉइल का 4.75 mm की सीव पर रुक जाता है तो यह सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल में कौन सी सॉइल होगी? ग्रेवल। लेकिन यदि 50% से ज़्यादा हिस्सा 4.75 mm से पास हो जाता है और 75 माइक्रोन की सीप पर रुक जाता है तो ऐसी सॉइल सैंड कहलाएगी। चूँकि सीब एनालिसिस का मेन पर्पज मुख्यतः सॉइल का ग्रेडेशन करना होता है। ग्रेडेशन के आधार पर सॉइल होती हैं वेल ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। तो ये हमें डिसाइड करना है कि सॉइल का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होगा। तो सीब एनालिसिस के रिजल्ट को हम 6 कॉलम की एक टेबल में अरेंज करते हैं। पहला कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है? सीब साइज़ को, जिसमें जितनी भी सीब एनालिसिस में सीब उपयोग की गई हैं उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मतलब सबसे 80 mm की साइज, देन 20 mm की, देन 10, देन 4.75 mm, 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। सेकेंड कॉलम में लिखा जाता है टोटल वेट ऑफ सॉइल टेकन। मान लिया हमने सॉइल 1 kg सॉइल का सैंपल लिया, जिसका मतलब होता है 1000 ग्राम। तीसरा कॉलम होता है वेट रिटेन्ड ऑन पार्टिकुलर सीप। किसी भी पर्टिकुलर सीप पर कितना सॉइल का वेट रिटेन्ड हुआ। मान लिया 80 mm की सीप पर 1 ग्राम वेट रिटेन्ड हुआ, 20 पे बी, 10 पे सी और 4.75 पे डी ग्राम सॉइल रिटेन्ड हुई। इसी तरीके से हम हर एक सॉइल पे कितनी सॉइल रिटेन्ड हो रही है उसको नोट कर लेंगे। देन होता है कुमुलेटिव वेट रिटेन्ड। इसका मतलब होता है सीरीज में समेशन करते जाते हैं। तो 80 mm के लिए कुमुलेटिव वेट रिटेन्ड ए होगा, 20 mm के लिए होगा कुमुलेटिव वेट रिटेन्ड ए प्लस बी, 10 के लिए होगा ए प्लस बी प्लस सी और 4.75 mm के लिए होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी।
अब कुमुलेटिव वेट रिटेंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि हमने 1 किलो सॉइल को सीब एनालिसिस के लिए उपयोग कर रहे हैं। ए सॉइल पर ए पार्टिकल्स रुके हुए हैं। ओके, मतलब ए पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होंगे जिनकी साइज 80 mm से ज़्यादा होगी, और बी पर कौन से पार्टिकल रुकेंगे जो 80 से छोटे होंगे लेकिन 20 से बड़े होंगे। यदि हम 80 mm की सीब यहाँ पे नहीं लगाते तो यह 20 mm की सीब पे दोनों पार्टिकल्स रुक जाते, जो 80 mm से ज़्यादा हायर हैं और जो 80 mm से छोटे हैं लेकिन 20 से बड़े हैं। तो इस केस में यदि 80 mm की सीब हम सीब एनालिसिस में नहीं करते तो टोटल वेट ऑफ मटेरियल कितना रिटेंड होता, 80 mm पर रुका हुआ मटेरियल का वेट प्लस 20 mm की साइज पर रुका हुआ मटेरियल का वेट। इस वजह से हम किसी भी सॉइल में कुमुलेटिव वेट रिटेंड को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट कॉलम होता है परसेंटेज कुमुलेटिव वेट रिटेंड। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, A/1000 इंटू 100। चूँकि अपन ने सॉइल का सैंपल कितना लिया 1000 ग्राम, इसलिए 1/1000 इंटू 100 किया। यदि 2 किलो लेते तो 1/2000 हो जाता। इस वजह से हम सभी का परसेंटेज कुमुलेटिव वेट रिटेंड निकाल लेते हैं। मान लिया यह PQRS है। इसी प्रकार सभी सीप के लिए एक परसेंटेज कुमुलेटिव वेट रिटेंड को हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देन होता है परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर बराबर होता है 100 माइनस परसेंटेज कुमुलेटिव वेट रिटेंड। अब मान लीजिए कि 80 mm की सॉइल पे 20% मटेरियल रुका है, मतलब 20% मटेरियल सॉइल का कैसा है, 80 mm से बड़ा है, लेकिन 80% मटेरियल की साइज़ ऐसी होगी जो 80 mm से छोटी है। तो हम परसेंटेज फाइनर में ऐसे पार्टिकल्स का परसेंट निकालने में इंटरेस्टेड हैं जो पर्टिकुलर सीप से छोटे हैं। तो 80 mm के केस में हो जाएगा 100 माइनस पी, 20 mm के केस में हो जाएगा 100 माइनस क्यू, 10 mm के केस में हो जाएगा 100 माइनस आर, और 4.75 के केस में हो जाएगा 100 माइनस एस। इसी तरीके से हम सभी प्रकार की सॉइल का परसेंटेज फाइनर को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सीब एनालिसिस में जो टेबुलेटेड फॉर्म में हमने रिजल्ट फाउंड आउट किया है उसको हम एक सेमी लॉग ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल एक्सिस पे परसेंटेज फाइनर जो 0 से 100% के बीच में होगा, और एक्स एक्सिस पे हम पार्टिकल्स की साइज को शो करते हैं जो फाइन साइज से कोर्स साइज की तरफ बढ़ेगी, मतलब क्ले से ग्रेवल की तरफ बढ़ेगी। मतलब सबसे पहले सॉइल आई साइज होगी 0, फिर 0 से ज़्यादा, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी 80 mm तक। इस तरीके से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इससे हमें कई प्रकार के कर्व प्रोवाइड हो सकते हैं। यदि फाइनेंस और पार्टिकल साइज का रिलेशन के कारण जो कर्व है वो हमें एस शेप का प्राप्त होता है, यानी जो ए कर्व शो हो रहा है इस तरीके का हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब होता है कि वो सॉइल वेल ग्रेडेड सॉइल है। वेल ग्रेडेड सॉइल का मतलब ऐसी सॉइल होती है जिसमें सभी प्रकार के पार्टिकल सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। इसको हम एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि उस सॉइल में 3 प्रकार के पार्टिकल हैं, कोर्स पार्टिकल, फाइन पार्टिकल और मीडियम साइज पार्टिकल्स। तो कोर्स पार्टिकल्स के द्वारा जो वाइड स्पेस क्रिएट किया जाएगा वो किसके द्वारा फिल कर लिया जाएगा, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स के द्वारा। और जो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स के द्वारा जो वाइड स्पेस है, माफ़ कीजिएगा, जो कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स हैं उनका स्पेस मीडियम ग्रेन पार्टिकल्स के द्वारा फिल किया जाएगा, और मीडियम ग्रेन पार्टिकल्स के बीच में जो वाइड स्पेस है वो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स के द्वारा फिल किया जाएगा। इस केस में यदि आप देखें तो वेल ग्रेडेड सॉइल के केस में मिनिमम वाइड स्पेस होता है और सभी प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और इसका कर्व जनरली एस प्रकार का होता है जो ए कर्व के द्वारा शो किया गया है। यदि हमें परसेंटेज फाइनर और पार्टिकल साइज के बीच में जो ग्राफ है वो वर्टिकल नेचर का मिल रहा है तो वो सॉइल को हम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी सॉइल जिसमें एक ही साइज के पार्टिकल्स पाए जा रहे हों।
मान के चलो कोई सॉइल है जिसमें मान लो 20 mm के ही ज़्यादातर पार्टिकल्स हों, तो वो सॉइल कैसी होगी? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। तीसरा टाइप का कर्व हमें सी शेप का प्रोवाइड हो सकता है, जो सी कर्व का शेप है। इसमें यह शुरू में तो किसको फॉलो कर रहा है? ए कर्व को फॉलो कर रहा है, और लास्ट में भी फॉलो कर रहा है, लेकिन आप बीच में देखिए कि ये फ्लैट हो गया है। तो ये फ्लैट कर्व यह रिप्रेजेंट करता है कि इसमें एक सर्टेन साइज ऑफ पार्टिकल्स एब्सेंट है, मतलब गैप ग्रेडेड सॉइल को यह सी कर्व रिप्रेजेंट करेगा। और गैप ग्रेडेड सॉइल का मतलब होता है एक ऐसी सॉइल जिसमें एक सर्टेन लिमिट या पार्टिकल साइज के पार्टिकल एब्सेंट होते हैं। मान लो किसी सॉइल में यदि 4.75 से 10 mm के पार्टिकल एब्सेंट हैं, उसमें किसी भी प्रकार के पार्टिकल नहीं हैं, तो यह गैप ग्रेडेड सॉइल कहलाएगी। अब आप डी और ई गैप ग्रेडेड सॉइल को हम पुअरली ग्रेडेड सॉइल भी कहते हैं। अब डी और ई आप कर्व देख रहे हैं, तो आप इसमें देखा है कि इसमें कुछ ही पार्टिकल्स हैं। बाकी पहले डी के केस में देखा जाए तो इसमें फाइनर पार्टिकल हैं, कोर्सर पार्टिकल पूरी तरीके से गायब हैं। और यदि ई कर्व को देखा जाए तो यह रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कोर्सर पार्टिकल्स हैं लेकिन फाइनर पार्टिकल्स नहीं हैं। तो यह कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है? पुअरली ग्रेडेड सॉइल को। पुअरली ग्रेडेड सॉइल का मतलब होता है कि इसका नेचर हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब कुछ पार्टिकल्स होंगे कुछ नहीं होंगे, इसमें मैक्सिमम वाइड स्पेस रहेगा। और ये सॉइल कैसी होगी? वीक होगी, मतलब इसकी स्ट्रेंथ और लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। कर्व की शेप के आधार पे सॉइल हो सकती है वेल ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड सॉइल और पुअरली ग्रेडेड सॉइल। इन कर्व के आधार पे हमने ये तो पता कर लिया कि कोई भी सॉइल वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। लेकिन अब सॉइल भी कई प्रकार की होती है, अब सैंड होगा या ग्रेबल होगी। तो अब ये वेल ग्रेडेड सैंड है या वेल ग्रेडेड ग्रेबल है या वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड सैंड है या पुअरली ग्रेडेड ग्रेबल है, मतलब वेल ग्रेडेड में भी कौन सी सैंड है या ग्रेबल है, पुअरली ग्रेडेड में भी सैंड है या ग्रेबल है, या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में भी किस टाइप की सॉइल है, इसको हम डायरेक्टली इन कर्व के माध्यम से पता नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें कुछ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर यह डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी सॉइल किस नेचर की होगी। तो मैथमेटिकल टर्म में होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU बराबर होता है D60/D10, जहाँ पे D60 का मतलब होता है 60% फाइनेस के करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ पार्टिकल, और D10 का मतलब होता है 10% फाइनेस के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स का साइज। तो D60/D10 का जो रेशियो होता है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब इसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। यदि CU की वैल्यू 1 के बराबर होती है तो इसका मतलब है वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है, इसका कर्व वर्टिकल होगा। ओके। यदि CU 4 से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है वो वेल ग्रेडेड ग्रेबल है, और यदि CU की वैल्यू मोर देन 6 होती है तो वो वेल ग्रेडेड सैंड होगी। दूसरा मैथमेटिकल टर्म होती है या मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट किया जाता है। यह बेसिकली होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, जहाँ पे D30 रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ पार्टिकल्स एट 30% फाइनेस, और D60 और D10 क्या है? साइज ऑफ पार्टिकल करस्पॉन्डिंग टू 60% एंड 10% फाइनर। ओके। अब यदि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होती है, जिसमें 1 और 3 को भी शामिल करना है, तो वो सॉइल कैसी होगी? वेल ग्रेडेड सॉइल। अब CU/CC के आधार पे हम वो वेल ग्रेडेड सैंड होगी या वेल ग्रेडेड ग्रेबल होगी, इसके केस को समझते हैं। पहला है वेल ग्रेडेड सैंड का केस। इस केस में CU की वैल्यू 6 से ज़्यादा होनी चाहिए और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। यदि इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है तो वो वेल ग्रेडेड सॉइल होगी, और इसमें से यदि कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही है या दोनों कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी तो वो पुअरली ग्रेडेड सैंड होगी। दूसरा होता है वेल ग्रेडेड ग्रेबल। यदि CU की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो और CC की वैल्यू
1 और 3 के बीच में हो या 1 और 3 के बराबर हो तो वो कैसी होगी, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। यदि इनमें से कोई एक या दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो सॉइल कैसी होगी, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। सेडिमेंटेशन एनालिसिस, चूँकि कोर्स ग्रेन सॉइल का एनालिसिस या क्लासिफिकेशन सीब एनालिसिस के बेसिस पे किया जाता है और फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बेसिस पे किया जाता है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस एक बैट एनालिसिस होता है जो बेसिकली क्ले और सिल्ट के लिए एप्लीकेबल है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में बेस सीब 75 माइक्रोन की ली जाएगी और यह उन पार्टिकल्स या उन सॉइल के लिए एप्लीकेबल है जिनकी साइज़ 75 माइक्रोन से छोटी होती है। चूँकि सेडिमेंटेशन एनालिसिस का बेसिकली जो फंक्शन होता है वो स्टोक्स लॉ पर वैलिड होता है। स्टोक्स लॉ का मतलब या स्टोक्स लॉ के केस में एक सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं जिसमें एक लिक्विड होगा और सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। उसमें सॉलिड पार्टिकल्स को इंडिपेंडेंटली हम सेटल होने देते हैं किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। अब इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं स्टोक्स लॉ के। पहला अजम्पशंस है जो पार्टिकल्स होगा वो डिस्क्रीट नेचर का होगा, मतलब पार्टिकल विल बी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट पार्टिकल से यहाँ पे मतलब होता है कि ड्यूरिंग द सेटलमेंट उस पार्टिकल का शेप, साइज, मैग्नीट्यूड और मास चेंज नहीं होगा। मतलब जो पार्टिकल्स का जो शेप, साइज, मैग्नीट्यूड, मास टॉप पर है वही बॉटम ऑफ द जार सिमिलर रहेगा। दूसरा होता है कि किसी भी पार्टिकल्स का जो सेटलमेंट का पाथ है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं होगा, मतलब जो पार्टिकल का सेटलमेंट लीनियर नेचर का होगा। तीसरा है कि जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट मीडियम है, देयर इज़ नो लिमिट, ना ही उसकी मतलब उसकी बाउंड्री परमिट नहीं होगी। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जो बॉर्डर होता है कि उसकी साइड बाउंड्री क्या होती है, फिक्स होती है, लेकिन स्टोक्स लॉ में हम एज्यूम करते हैं कि यह इनफाइनाइट है, किसी भी प्रकार की साइड बाउंड्री फिक्स नहीं है। अब इस केस में जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है उसे निम्न इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 यू, जहाँ पे गामा एस होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स और गामा डब्ल्यू होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, और डी क्या है, डाया ऑफ पार्टिकल्स, म्यू कहलाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब स्टोक्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि स्टोक्स लॉ केवल उन पार्टिकल्स के लिए वैलिड होता है जिनकी साइज 0.2 mm से 0.002 mm के बीच में होती है। यदि पार्टिकल्स 0.2 mm से बड़े या 0.002 mm से छोटे होते हैं तो वहाँ पे स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं हो सकता है। इसके कारण हैं यदि पार्टिकल्स की साइज़ 0.2 mm से ज़्यादा होती है तो पार्टिकल्स का वेट ज़्यादा होने के कारण वो हाई स्पीड से सेटल होगा, जिस वजह से एक दूसरे से टकराएंगे और इनके पाथ को क्रॉस करेंगे, जिस वजह से उस मोशन में क्या हो जाएगा, टर्बुलेंस क्रिएट होगा। अब हाई स्पीड से यदि पार्टिकल्स गिरेगा तो जो पार्टिकल्स पहले से सेटल हैं उनको फिर से किस में ला देगा, सस्पेंशन में, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे होते हैं यदि पार्टिकल्स की साइज 0.002 mm से कम होती है तो ये फाइन पार्टिकल्स होने के कारण ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के कारण ये हमेशा सस्पेंशन में बने रहते हैं, इनका सेटलमेंट नहीं होता है। ओके, तो यदि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनमें क्या से होने लगेगी, उस सॉल्यूशन में ब्राउनियन मोशन स्टार्ट हो जाएगी। चूँकि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो जब ये डिफरेंट चार्ज होने के कारण ये आपस में मिलकर फ्लॉक्स बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, जिस वजह से इनका साइज़ बढ़ जाता है। लेकिन हमने एजम्पशंस क्या ली थी स्टोक्स लॉ में कि पार्टिकल्स की शेप, साइज, वेट, मैग्नीट्यूड में किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होगा ड्यूरिंग द सेटलमेंट प्रोसेस, तो वो वहाँ पे फ्लॉक्स का फॉर्मेशन ना हो,
इस वजह से सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते समय हम उसमें एक डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट को ऐड करते हैं। ये डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं सोडियम सिलिकेट, सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। अब परसेंटेज फाइनर हम को कैलकुलेट करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल में इस फॉर्मूले से, वेट ऑफ सॉलिड पर सीसी एट डेप्थ आफ्टर टाइम टी, एट डेप्थ HE आफ्टर टाइम टी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड पर सीसी इन द ओरिजिनल सस्पेंशन। अब इस फॉर्मूले को परसेंटेज फाइनर को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में जो 75 माइक्रोन से जो सी सॉइल पास हो जाती है उसको पहले हम ओवन में ड्राई कर लेते हैं। उस सॉइल में से 50 ग्राम सैंपल लिया जाता है, उसको एक बीकर में वाटर के साथ, डिस्टिल वाटर के साथ एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उस सॉइल का और वाटर का, जिसकी कैपेसिटी 500 ml या वॉल्यूम 500 ml रखा जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे सॉइल फर्स्ट बीकर में सॉइल और वाटर का सॉल्यूशन शो किया गया है और सेकंड में डिस्टिल वाटर को शो किया गया है। ठीक है, तो अब चूंकि पूरा टोटल वॉल्यूम कैसा है इसका 500 ml है और इसमें जो सॉइल का सैंपल 500 ml का मतलब होता है 500 cc या क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें जो सॉइल कितनी ऐड की गई है 50 ग्राम। तो इस केस में जो अपन ने लिखा था वेट ऑफ सॉलिड पर सीसी इन ओरिजिनल सस्पेंशन, मतलब 500 ml की सीसी में अपन ने वेट कितना लिया है 50 ग्राम। अब दूसरा लिखा है वेट ऑफ सॉलिड पर सीसी एट डेप्थ HE आफ्टर टाइम टी। जैसे ये सॉल्यूशन तैयार होता है तो हम इसे सेटलमेंट के साथ के लिए रख देते हैं और समय समय पर एक पिपेट में 10 ml सॉल्यूशन इसका निकाल दे जाते हैं किसी पर्टिकुलर डेप्थ HE पर। जो डेप्थ इसमें डिप की जाएगी बीकर में, जो पिपेट की जो डेप्थ होगी वो HE कहलाएगी। इसके साथ ही इसमें जो वॉल्यूम रहेगा सॉइल का वो कहलाएगा 10 ml या 10 cc और जो वेट आएगा वो कहलाएगा वेट इन ग्राम। तो बेसिकली क्या है, वेट ऑफ सॉलिड पर सीसी एट डेप्थ HE आफ्टर टाइम टी। तो इस प्रकार से हम 0 सेकेंड पे, 10 सेकेंड पे, 1 मिनट पे, 1 घंटे पे, 10 घंटे पे ऐसा पार्टिकुलर टाइम पे सैंपल लेते रहते हैं और परसेंटेज फाइनर को कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस में निम्नलिखित करेक्शंस अप्लाई किए जाते हैं। ये 3 प्रकार के करेक्शन हो सकते हैं। पहला होता है मेनिस्कस करेक्शन, दूसरा टेम्परेचर करेक्शन और तीसरा डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट करेक्शन। मेनिस्कस करेक्शन का मतलब होता है, चूँकि इसमें एजम्पशंस ली जाती है कि जब भी पिपेट से या हाइड्रोमीटर से जो सैंपल लिया जाएगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ बीकर लिया जाएगा। अब चूँकि उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं तो जिस वजह से उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, ओपेक नेचर का होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है कि हमने उसको कितना डिप किया है। इस केस में तो अपन ने सॉल्यूशन ले लिया, मान लिया कि पहले केस में पूरा बॉटम तक नहीं गया। अब उसी डेप्थ में हम एक डिस्टिल वाटर में उसको डिप करते हैं और चेक कर लेते हैं कि कितने ऊपर या नीचे लिया है, कितनी डेप्थ का सॉल्यूशन लिया है। किससे चेक कर लेंगे, पहले उसमें डिप किया ओपेक सॉल्यूशन में, उसमें एक मार्क बना देगा वो वाटर का, फिर उसको डिस्टिल वाटर में डिप करेंगे कि कितनी डेप्थ तक गया है। तो उससे अपन क्या निकाल लेंगे HE। तो चूंकि ये बॉटम में जाना चाहिए लेकिन नहीं गया है तो इस केस में जो करेक्शन अप्लाई किया जाता है वो मेनिस्कस करेक्शन कहलाता है और यह हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरा करेक्शन होता है टेम्परेचर करेक्शन। चूँकि वेट एनालिसिस या सेडिमेंटेशन एनालिसिस को हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म किया जाना चाहिए, लेकिन लेबोरेटरी का टेम्परेचर हो सकता 27 से ज़्यादा हो या 27 से कम हो। यदि 27 से ज़्यादा हो तो करेक्शन हम पॉजिटिव अप्लाई करेंगे और 27 से कम हो तो करेक्शन कैसा करेंगे, नेगेटिव अप्लाई करेंगे। तीसरा नंबर होता है डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट करेक्शन। एडिशन ऑफ डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट
इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन। इसको हम समझते हैं, जब मान के चलो इसमें डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट नहीं मिलाते तो फ्लॉक्स का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि जब फ्लॉक्स बनता है तो उन फ्लॉक्स के बीच में वॉइड स्पेस रहता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। मास तो कांस्टेंट है 10 पार्टिकल्स मिलके, तो वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम, तो उस केस में क्या होता है, डेंसिटी कम होती है। लेकिन डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट मिलाया अपन ने तो पार्टिकल इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे पार्टिकल से नहीं मिलेगा, इस वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है और वो जल्दी सेटल हो जाता है। तो इसके लिए डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट करेक्शन अप्लाई किया जाता है, जो हमेशा निगेटिव होता है। अब तीनों को मिलाकर एक कंबाइन करेक्शन अप्लाई किया जाता है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। सी हम किसको बता रहा है, मेनिस्कस करेक्शन, जो पॉजिटिव लेना है। सी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट करेक्शन को, जो हमेशा नेगेटिव लेना है। और टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो कंबाइन करेक्शन सी बराबर होता है सी एम माइनस सी डी प्लस माइनस सी टी।